चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन हिंदी वाली स्लाइड इधर है, ओके, नीचे भी आ गया, बट दैट वुड बी मोर क्लियर, है ना। सो हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात है। हाय हेमलता। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें की जनसंख्या होती क्या है वो समझना चाहिए, उस वर्ड को समझना चाहिए। और यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई है, किसकी, आप इसको ग्रोथ बोल सकते हो या आप इसको विकास बोल सकते हो, क्योंकि जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या, तो एक निश्चित समय पे एक निश्चित स्थान पर, है ना, सेम प्रजाति के, है ना, सेम प्रजाति होनी चाहिए तब वो जनसंख्या होती है ना। सिमिलर सेम स्पीशीज एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट एरिया में अगर हम बात करते हैं वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना। कि अगर आप देखोगे तो आपका जो सेंसस होता है वो आपके जानवरों का भी होता है और वो आपके ह्यूमन बीइंग्स का भी होता है। तो इसीलिए ना पॉपुलेशन जो टर्म है वो अगर मैं बात करूं व्हाट इज पॉपुलेशन, तो वो है एक निश्चित समय पे निश्चित स्थान पर जब सेम प्रजाति के लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ओके। अब चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स की आप बात कर लो चाहे आप एनिमल्स की बात कर लो, पर होने सेम चाहिए, क्योंकि कभी भी कंबाइन हमने कुछ नहीं देखा है, कभी भी कंबाइन सेंसस हमने नहीं देखा ना कि ह्यूमन बीइंग्स का और एनिमल्स का हमने कंबाइन आपने क्या कर दिया, सेंसस निकाल दिया। इसलिए दो वर्ड हमेशा जनसंख्या से की डेफिनेशन या परिभाषा में हमें याद रखने होते हैं। गुड इवनिंग मानस, जो कि होते हैं एक निश्चित समय पे और एक निश्चित स्थान पर समान सेम प्रजाति के जो लोग होते हैं, है ना, सेम स्पीशीज के लोग, दे मेक अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो देखो पॉपुलेशन में आपको पता है जब हम वितरण पे बात आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे बात आते हैं, तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अब तो हम बाय गॉड ग्रेस हम तो पॉपुलेशन हमारी बहुत 8 बिलियन हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आयरनी है वो ये देखेंगे कि 90% जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की वो 10% एरिया में रहती है ना। तो 90% 10% में रहती है और बाकी आप देख लीजिए तो कितना अनइवन वितरण या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि पानी भी है और ये सब अगर आप देखोगे लैंड एरिया है, पर हर लैंड एरिया पे आप नहीं रह सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे भौतिक कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं आपके वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को। इसलिए 90% जो जनसंख्या लगभग 90% वो सिर्फ 10% एरिया में दे रही है। तो इतना सारी पॉपुलेशन है जो इतने से एरिया में रह रही है और यहाँ 90% एरिया जो पड़ा हुआ है आपका उसमें वो 10% लोग जो रह रहे हैं। तो बहुत ही अनइवन इम्बैलेंसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन वर्ड को समझने के बाद जब मैं ग्रोथ की बात करती हूँ, है ना, विकास की बात करती हूँ, तो देखो दो तरह की चीजें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होगी और जिसपे क्वेश्चंस, हाय निर्मला गुड इवनिंग, जिसपे बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं बोलूं विकास, तो दो तरीके से विकास होता है। देखो मतलब हम पूरे साल में ना, पूरे साल में ये देखते हैं, दर तो आपको पता चलती है पर आपको क्या पता चलता है ग्रोथ से, आपको ये पता चलता है कि जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया है ना। अब ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं होता, आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेक अ पॉइंट है ना, इधर क्लियर रखना कि जो ग्रोथ होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों होती है। तो ग्रोथ से आप क्या समझोगे कि जनसंख्या में एक साल के अंदर या एक दशक के अंदर कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है, उसकी दर में कितना परिवर्तन या कितना चेंज आया है, वो आपकी ग्रोथ कहलाती है ना। सिंपल सा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेसिस पे आया हुआ है, व्हाट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्या बताता है, वो यही बताता है कि जनसंख्या में कितना परिवर्तन। उस ग्रोथ से हमें क्या पता लगेगा, हाँ भाई 10% बढ़ी, 2% बढ़ी, 3% घटी, 5% घटी, ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में हमेशा तीन चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। जब हम किसी भी देश का ग्रोथ देख रहे हैं या मैं बोलूं जनसंख्या का विकास देख रहे हैं, तो हमेशा तीन चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, ठीक है ना। अब तीन चीजें क्या ध्यान में रखी जाती हैं, एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ रेट की, ठीक है, कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ध्यान रखते हैं डेथ रेट की, कि कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है वो है आपका प्रवास या माइग्रेशन, ठीक है। हमेशा हम भूल जाते हैं, ये हो गया नेचुरल,
ये हो गया प्राकृतिक, है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट हो गया प्राकृतिक। पर किसी भी जगह का जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, याद रखिएगा उसमें माइग्रेशन या प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि देखो क्या होता है, दो तरह का माइग्रेशन होता है, दो तरह का प्रवास होता है। कुछ लोग आपके यहाँ आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो आपकी पॉपुलेशन को, आपकी जनसंख्या के जो वितरण है या उसके जो कॉम्पोनेंट्स है उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंसेस उसको चेंज कर देते हैं। कुछ नए लोग आएंगे तो ऑब्वियसली, और कुछ लोग आपके यहाँ से बाहर चले गए। तो इन माइग्रेशन की मैं बात करूं और या मैं आउट माइग्रेशन की बात करूं, पर इंटरनेशनली, ठीक है ना, किस पे, इंटरनेशनली। अगर आप शहर के अंदर या देश के अंदर, गुड इवनिंग राधा, शहर के अंदर या देश के अंदर ही घूम रहे हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से दिल्ली चली जाऊं, मैं दिल्ली से यूपी चली जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवास इंपॉर्टेंट होता है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना वो तभी इंपॉर्टेंट होगा जब आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो, तब प्रभाव पड़ता है, अदरवाइज प्रभाव नहीं पड़ता। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो बर्थ रेट होना चाहिए, डेथ रेट होना चाहिए, और उसके अलावा माइग्रेशन या प्रवास, और ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की क्या बनाती है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ बताएगी। और वो ग्रोथ क्या होता है, आपकी जनसंख्या में परिवर्तन होना, ठीक है, क्या होना, आपकी जनसंख्या में परिवर्तन होना। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में आपको बैठा के रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि इन चीजों पे एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, है ना। तो मैंने PYQs देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ। सो बी क्लियर अबाउट इट, ग्रोथ रेट से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि माइग्रेशन नहीं आएगा, प्रवास नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। गुड इवनिंग शत्रुपा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया को बोलूं तो इंडिया के 4 कोने हैं, है ना, 4 मेगा सिटीज है। जैसे आप बोलते हो दिल्ली है, दिल्ली के अलावा आप बोलते हो कि कलकत्ता है, कलकत्ता के अलावा मैंने बोल दिया आपने तमिलनाडु है, मुंबई है ना। नेचुरल ग्रोथ तो है, नेचुरल का मतलब होता है जब मैं बोलूं बर्थ रेट और डेथ रेट है, पर इसके सिवा प्रवास भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सिटीज को मेगा सिटी बनाने में। इसलिए ग्रोथ रेट में हमेशा माइग्रेशन को ध्यान रखेंगे, पर इंटरनेशनल माइग्रेशन, ओके, इंटरनेशनल माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके अलावा अब हम बात करते हैं जनसंख्या कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पर इन सिंपल टॉपिक्स में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और वो स्टेटमेंट्स हमको क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं, तो एज एन ह्यूमन बींग्स, है ना, जैसे हम इंसान है, एज एन होमोसेपियंस, ठीक है ना, किस तरीके से आया, ठीक है ना। देखो पहले ना हम कैसे थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे ना, आपको भी पता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत ही घुमक्कड़ जीवन जीते थे, ठीक है ना। तो ऐसे पॉपुलेशन होती या नहीं थी, वो किसी को ऐसे ना, किसी ने एविडेंसेस नहीं देखे, या मैं बोलूं ना जिसका कोई हमारे पास में प्रमाण नहीं था, है ना, कोई प्रमाण नहीं था, ठीक है। पर 10,000 मैं बोलूं 10,000 वर्षों के आसपास, ठीक है ना, तो प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट 10,000 वर्षों के आसपास हमें पता चला कि भाई जनसंख्या जैसा कुछ होता है। और ये वो दौर था जब इंसान ने, या मैं बोलूं हमारे पूर्वजों ने, या मैं बोलूं होमोसेपियंस ने क्या सीखा था, एक जगह ठहर कर रहना। एक जगह ठहर कर रहना मतलब कि ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर या कृषि भी हम कर सकते हैं, है ना, मतलब सेटल्ड लाइफ जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि जैसे ही आप सेटल्ड होगे, आप एक जगह रहना स्टार्ट करोगे, तब जनसंख्या में वृद्धि होती है ना, तब क्या होती है, सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। गुड इवनिंग पार्वती, तब सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, और उस सोसाइटी के फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, उस सोसाइटी के फॉर्मेशन के बाद में फिर हम चीजों में ग्रोथ देखते हैं ना। अदरवाइज आप और मैं घूम रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आएगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो हम एक सेटल लाइफ जी सकते हैं। तो दो चीजें हैं, 2 वर्ष हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 वर्षों के आसपास आप देख लीजिए, ठीक है ना, ईसा पूर्व के पीछे, जहां पे आपकी एक क्रांति हुई थी जिसको हम बोलते हैं आपकी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जैसे कृषि क्रांति बोलते हैं। इसका मतलब खाना आया हमारे पास में, है ना। अब हमारे पास में खाना आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डेथ रेट कम होने लग गई, है
खाना आने के बाद में क्या हो गया, डेथ रेट होने लग गई। और उस टाइम ऐसे बोलते हैं कि हमारी कुछ मिलियन साल पहले जो अफ्रीका में हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, है ना, वहां से कुछ वो 1 लाख करीब ही थे। अब वो भी बहुत ही क्लियर नहीं है, पर हाँ इतने ही थे, ठीक है। तो पहला जो जनसंख्या बोलते हैं कि ट्रेस की गई या पता की गई, वो इस कृषि क्रांति की वजह से, कि हमने एग्रीकल्चर करा, हमारे पास में खाना आया और हमें समझ में आया कि एक जगह रहकर भी जीवन जिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो पॉपुलेशन में विस्फोट हुआ, मतलब जनसंख्या है ये पता चला, वो हमें पता चली 1779, है ना। बीच में तो पूरा वो आप देखोगे तो पूरा आपके पास में वो जो इंडेक्स है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा, है ना, कि 12,000 वर्ष में हमारे पास कितनी थी, फिर 1600 में कितनी थी, फिर 1700 में कितनी थी, 1800 में कितनी थी, है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पर ये दो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार तो कृषि क्रांति हुई और दूसरी बार 1779 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या मैं बोलूं औद्योगिक क्रांति हुई। अब ये वो वाली औद्योगिक क्रांति नहीं थी जो आप 1960 में सुनते हो, जो यूरोप में हुई थी, पर ये वो औद्योगिक क्रांति थी जो हमने फर्स्ट स्टेप उठाया था जब हमारे जीवाश्म या फॉसिल्स की क्या हुई थी, खोज की गई थी। और वो जीवाश्म और फॉसिल की खोज ने क्या करा, वो जीवाश्म और फॉसिल की खोज ने हमें इंडस्ट्रीज दी, कैसी छोटी इंडस्ट्रीज, क्योंकि फिर वो इंजन वगैरह जो होते हैं उसके बारे में समझ में आया या उद्योगों के बारे में समझ में आया। तो बेसिकली ये दो जो वर्ष मैं आपको बता रही हूँ, ये ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहीं से पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा विकास होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर से हमारे पास में खाना आया, खाना आने के बाद में क्या हो गया, हम सेटल लाइफ जीने लगे ना। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपके लेबर्स होते हैं ना, मतलब जो जो लोग काम कर रहे हैं दुनिया में या जगह पे, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं आना स्टार्ट हो जाती है ना। मतलब आपको पता लगने लग जाएगा कि भाई ये काम करता है, ये काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, सोसाइटी में लेयर्स आ जाना, सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशंस आ जाना, परतें आ जाना, ठीक है। और उसको विकास का एक नाम दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो फॉसिल फ्यूल्स आए, उससे स्टीम इंजन आए, और जो स्टीम इंजन से वो उद्योग जैसा हमें को समझ में आने लगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऐसे बोले पॉपुलेशन को, इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन का विकास होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे अब आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपकी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, सो व्हेन इट कम्स ओवर पॉपुलेशन, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 10,000 जो मैं आपको बता रही हूँ बिफोर प्रेजेंट, है ना, पहले से तो हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 5 बिलियन हुआ करती थी, ठीक है ना, 5 बिलियन पॉपुलेशन थी। फिर आपका आफ्टर डेथ, है ना, वो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ आप समझते हो, तो फर्स्ट एडी के आसपास हम 200 हुए, है ना, 200 मिलियन हुए। फिर 1000 एडी के आसपास हम 300 हुए, ठीक है ना। तो पूरी टेबल में आप देखोगे तो धीरे 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 जनसंख्या जो है वो क्या होने लग गई, बढ़ती चली गई, ठीक है ना। और इस डायग्राम, ये अगर डायग्राम अगर आप देखोगे, सो दैट इज बेसिकली मोर ओवर मोर इम्पोर्टेंट, कि हम 10,000 बिफोर प्रेजेंट से चलने लगे, और जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया, इंडस्ट्रीज आई, आईटी आया, मतलब जितने भी तरह की क्रांति हुई, जितनी भी तरह की क्रांति हुई, उस क्रांति ने हमें क्या दिया, उस क्रांति ने हमें बहुत ज्यादा क्या दिया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन विस्फोट दिया, ठीक है ना। 1950 तक अगर देखोगे, 1950 तक आपकी जनसंख्या जे कर्व बनाती है ना। 1950 तक अगर देखोगे तो आपको जे कर्व नजर आएगा, ये दिख रहा है आपको, दिस इज जे कर्व। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर वो आपका आईटी से आईटी जो बोलते हैं क्रांति आ गई, हर तरह की, मतलब मेडिकल सर्विसेज अच्छी हो गई, एग्रीकल्चर तो और अच्छा हो गया, आपकी उद्योग थे तो और अच्छे हो गए, ठीक है ना। तो हर चीज अच्छी होती चली गई, और उसके बाद आपकी जनसंख्या में विस्फोट होना स्टार्ट हुआ, और फिर हमने एस कर्व बनाया, ठीक है। 1950 तक आपकी जनसंख्या जे कर्व बनाती है, ठीक है, और उसके बाद में फिर वो क्या बनाती है, एस कर्व बनाती है, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें अगर आप कर लोगे, मतलब क्यों, क्योंकि मेडिकल अच्छा कर दिया आपने, खाना दे दिया आपने, लोगों को रोजगार दे दिया आपने, और सारी चीजें दे दी, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का विस्फोट होगा, तो फिर क्या बनेगी, एस कर्व। ओके, जे और एस कर्व आपको याद रखना है, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, कि कब जे कर्व होता है, कब एस कर्व होता है, ठीक है। कभी कभार सिर्फ शब्द समझने जरूरी होते हैं, चीजें हमको बहुत क्लियर होती हैं, पर शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं। सो दैट इज बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको समझने होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्रांति, मतलब किस तरीके से पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ और किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ठीक है। हमेशा याद रखना, ग्रोथ रेट होती है, जो दर की आप बात करते हो, वो दर कम होती चली जाती है ना, ऐसा नहीं वो सेम रेट पे रहेगी। अगर आप इंडिया की भी देखोगे तो ग्रोथ रेट कम हो गई है,
ग्रोथ रेट का कम होने का मतलब ये नहीं जनसंख्या बढ़ रही नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है पर वो कम दर पे बढ़ रही है ना। अब आप देखोगे इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज में है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज में है। इसका मतलब हमारी ग्रोथ रेट, बच्चा जो पैदा हो रहे हैं उसकी दर कम हो रही है ना। जब हम स्टार्ट हुए थे तो हम 5 या 6 से स्टार्ट हुए एवरेज बच्चे, अब हम 2 पर आ गए हैं, है ना, हम 2 पर आ गए हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे जो दर है बच्चा पैदा हो रहे हैं वो 2 एवरेज हो गए। अब 2 के बाद हो सकता है वो 1 भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करके चलना है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो तो है पर वो फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब वो कम भी होती है। और वो कम का मतलब ये नहीं कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही, अब तो हम सबसे ज्यादा हो गए ना, वो तो डिक्लेयर भी हो गया कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब हम जब सबसे ज्यादा हो गए पर जब आप उसकी ग्रोथ रेट कंपेयर करोगे तो ये बहुत बड़ी सी, ऐसे मैं बोलूँ ना, आयरनी है कि हमारी ग्रोथ रेट कम है। तो जहां हम स्टार्टिंग में 5 बच्चे एवरेज लेके चलते थे आज वो 2 हो गए। तो देखिए दर कितनी कम हो गई पर जनसंख्या तो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जैसे 1950 में मैंने बोला बहुत विस्फोट हुआ, अगर आप देखते हो तो वो दौर भी ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन बड़ी भी ज्यादा थी ना, हम देखते हैं। पर उसकी दर धीरे 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 वर्ल्ड लेवल पर भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, सो 1950 तक वी आर मेकिंग जे कर्व और उसके बाद वो विस्फोट हुआ क्योंकि सब तरह की चीजें अवेलेबल होने लग गई। अगर आप देखोगे तो देखो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा इंडिया में भी था, वर्ल्ड में भी था। अगर 1960 देखोगे तो आप बहुत सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में और आसपास बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण से बहुत ज्यादा नगरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, है ना, और रोजगार मिलने लगा और रोजगार से जनसंख्या का विस्फोट बहुत हुआ। तो इस बार उसके बाद फिर आपके वो एस कर्व बना, है ना। तो ये दोनों एस कर्व्स और जे कर्व आपको याद रखने कि वो कब हुआ एंड रीजंस आल्सो आपको क्लियर रखने कि ये हुआ कि डेथ रेट कंट्रोल होने लग गई क्योंकि मेडिकल सर्विसेज हमने अच्छी कर दी, क्योंकि पैसा रेवेन्यू आने लग गया लोगों के पास एंड लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। अफोर्डेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि वो उनकी क्षमता हो गई कि वो कर सकते हैं ना। स्टार्टिंग में ऐसा था जब जनसंख्या बढ़ने लगी थी तो रोजगार का मतलब हो गया कि बच्चे पैदा हो, ज्यादा बच्चे पैदा हो, ना। वो एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसमें बोलते हैं कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा हमारे पास पैसे होंगे, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों को रोजगार मिला और खूब बढ़िया जनसंख्या बढ़ी आपकी, है ना। अब धीरे धीरे सीन सिनेरियो चेंज हो रहे हैं बट हाँ जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, ठीक है, पर दर कम है। ओके, चलिए, सो दैट यू कैन इजिली फाइंड आउट। देखो ये 3 रेवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया ना, देखो 1950 के बाद जो हम एस कर्व बता रहे हैं, है ना, एस कर्व वो किस लिए, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने बता दिया आपको, आईटी रेवोल्यूशन बता दिया मैंने आपको, मेडिकल रेवोल्यूशन बता दिया मैंने आपको, है ना। एंड दीज आर द 3 मेजर रोल जिसने हमारी जनसंख्या को एस कर्व दे दिया, है ना। इससे पहले हम जे कर्व ही थे, आराम से बढ़ रहे थे, पर जैसे ही सारी चीजें ठीक हुई हमने क्या दे दिया, हमने उसको एस कर्व दे दिया। ओके, वेरी क्लियर एंड मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में आया है और मैंने भी मैक्सिमम टाइम रिपीटेड मोड में आपसे टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे। सो बी क्लियर हियर, है ना, क्योंकि बहुत बार आप लोग बहुत भूलते हैं फिर मेरे को याद दिलाना पड़ता है, तो जे और एस कर्व याद नहीं रखेंगे। ओके, एंड यू शुड यूज योर ब्रेन की सेंसिबली कि किस चीज की वजह से क्या हो सकता है। ओके, ओके, सो नाउ दिस इज द सीन यू कैन फाइंड आउट। देखो 1830 में हम 1 बिलियन के आसपास थे, है ना। अब देखिए 1800 बिलियन के, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, 1830 के पास हम 1 बिलियन थे। 100 सालों में जाके हम 2 बिलियन हुए हैं, है ना। तो देखो हमने 1950 तक जे कर्व बताया है ना, 1950 तक धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है और 1950 के बाद देखिए आप कितनी विस्फोट तरीके से जनसंख्या बढ़ी है। 1960 में आप 3 बिलियन थे और 1975 में, तो 15 साल में हम जस्ट डबल हो गए, है ना। 15 साल में हम जस्ट, गुड इवनिंग, एंड यू कैन सी 1987 में हम 5 बिलियन, 99 में हम 6 बिलियन, 2012 में हम 7 बिलियन, नाउ वी आर 8 बिलियन, है ना। और कुछ सालों में हम क्या हो जाएंगे, 12 साल, है ना। वेरी गुड कामिनी, 12 साल। और ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि कितने सालों में हम कितने हुए। तो देखिए यहाँ 1830 से हमको होने में पूरे 100 साल लगे और जैसे ही आपने 1950 क्रॉस किए ना, ऐसे हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, ऐसे, मतलब हमको दशक लगा है, बस 1 दशक 12 साल, या मैं बोलूं आपको इतना कम टाइम हमको लगने लगा है, कहीं कहीं तो शायद 10 साल भी नहीं लगे, है ना। तो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े हैं। ओके, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो आप देखोगे 1999 से 2012
6 से 7 होने में हमें कितना कम टाइम लगा, और अगर अभी देखोगे 2012 से 7 मिलियन और अब हम 8 मिलियन है तो हमें कितना टाइम लगा। ये क्वेश्चन 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन आपको पता है, पर इनका डिफरेंस कितना है वो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे बढ़े। स्टार्टिंग में बहुत स्लो पेस था, पर बाद में हमने ऐसा पेस पकड़ा है कि 12 साल में जस्ट डबल, है ना। और यही स्पीड अगर रही तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। यस, तो 100, यस कामिनी वेरी गुड, 100 साल, 30 साल, 15 साल, 12 12 12, है ना, ये ऐसे चल रहा है ना। किस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से चल रहा है। तो पूरी धरती अगर आप देखो ना, पॉपुलेशन वो इस पूरे ग्राफ में समाई हुई है, ठीक है। अब मुझे बताओ 2012 और 2023 में हम 8 बिलियन हो गए, है ना। कितने साल में हम 8 बिलियन हुए, जस्ट कितने साल में हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, फटाफट बताइए। यस, राधा रिफ्रेश कर बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार रिफ्रेश कीजिए। यस, दैट इज 11 ईयर्स। तो ये इसको ना बिल्कुल एग्जैक्टली दिमाग में बिठा के रखना, है ना। इसको एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है ना, कि कितने साल में क्या। और डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज इस पे आप सबने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि कितने साल में जनसंख्या बढ़ी है ना। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो यूनिट है ना, वो बहुत ट्रिकी है ना, बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब क्या होता है, आता सब है पर सवाल ऐसे घूम के आते हैं कि आपको भी घुमा देते हैं, है ना, कि कैसे क्या है। और इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना कि कि आएंगे ही आएंगे। पॉपुलेशन और सेटलमेंट वो यूनिट है जिसपे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आजकल एनटीए का फोकस इज ऑन द ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल पे, ठीक है। सो मेरी अर्ज आपसे है, आई रिक्वेस्ट यू कि इस पे ना ऐसे इसको बहुत ही घुमा घुमा के देखे ना, ठीक है। कब बताना है, कुछ नहीं, वसुंधरा सिर्फ इतना याद रखना है, 1950 तक जे कर्व, ठीक है, और 1950 के बाद एस कर्व, बस इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सिर्फ इसको दिमाग में बिठा लो कि सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, 1950 तक जे कर्व और 1950 के बाद एस कर्व, है ना। अगर आप इसमें भी देखो तो देखो पॉपुलेशन क्या भयंकर तरीके से बढ़ने लगी है हमारी, ठीक है। चलिए, so that would be important, okay। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ओके। जितना भी वर्ल्ड पॉपुलेशन का करंट डेटा है उसको एक बार अपनी आंखों से जरूर निकाल लेना, है ना। एज इन की कौन सी कंट्री में कितना डेंसिटी या घनत्व देखने को मिलता है, कितनी डेंसिटी, कितना ग्रोथ रेट, ज्यादा कम, है ना। वर्ल्ड लेवल पे बहुत अंदर घुस के क्वेश्चंस नहीं आते जैसे इंडिया में पूछा जाता है। अब है ना, पहला और लास्ट पूछना बंद कर दिया, बीच के स्लॉट में से सवाल ज्यादा आता है। तो वर्ल्ड लेवल आता है तो कितना पढ़े, तो उसमें आपको पहला और लास्ट भी पता होगा, सो दैट वुड वर्क, है ना, वो काम कर जाएगा आपके लिए। सो दैट इज मोर ओवर इम्पोर्टेंट। इस यूनिट को में सिर्फ फैक्ट्स हैं, कुछ हद तक पॉपुलेशन में कुछ हद तक फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को डेली बेसिस पे पढ़ना है, ओके। वर्ल्ड लेवल पे आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी मृत्यु दर कितनी है, किसकी बोलते हैं जिसको बर्थ रेट कितनी है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। पहला और लास्ट भी पता होगा तो ये भी चलता है, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट, ओके। यस, अच्छा मुझे बताओ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, हाँ। इंडिया में कि वर्ल्ड में, इंडिया में कि वर्ल्ड में, बताइए। नेचुरल ग्रोथ का क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ या प्राकृतिक, हाँ, प्राकृतिक विकास क्या है। अगर मैं आपसे एक वर्ड पूछूं, व्हाट इज पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ओके। एंड इसके अलावा धर्मेंद्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यस, देखो अभी मैंने बोला इसलिए मैंने ये पूछा। यस, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो अब है ना, हाँ। सो नहीं, VR इज नॉट हायर देन डेथ, फौजिया एंड अदर्स ऑल्सो। सुनिए, देखो नेचुरल का मतलब होता है, एंड दिस इज वेरी बेसिक, है ना। नेचुरल, जब भी मैंने अभी बोला ना नेचुरल क्या होता है,
अगर कोई आपसे प्राकृतिक पूछ रहा है इसका मतलब हो गया बर्थ, है ना, ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ पता लगेगी, प्राकृतिक, ठीक है। अगर कोई आपसे प्राकृतिक पूछेगा तो क्या हो गई, बर्थ माइनस माइनस डेथ रेट, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना पर इतने नए लोग आए हैं, है ना, इतने नए लोग आए हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या बताती है, चेंजेस इन द पॉपुलेशन, ओके। अगर कोई आपसे पूछ ले वास्तविक कितना है, मतलब एक्चुअल, कोई बोले एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी है, देन आएगा क्या, बर्थ माइनस डेथ, ओके, एंड प्लस प्लस इन माइग्रेशन, ओके, माइनस आउट माइग्रेशन। ये फॉर्मूला याद कर लो, आज के बाद इस फॉर्मूला को कोई नहीं भूलेगा। अगर कोई बोल रहा है प्राकृतिक, इसका मतलब है आपने जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस करना है, ओके। एंड सेम पे अगर कोई ये बोले कि एक्चुअल वास्तविक कितना है, तो आप बोलोगे बर्थ माइनस डेथ प्लस अंदर जो लोग आ रहे हैं वो तो ऐड हो गए, और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो माइनस हो गए, तो दैट इज आउट माइग्रेशन। सो प्रवास जो आता है वो एक्चुअल में आता है, किस में आता है, एक्चुअल में आएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर रहेगा, क्या ये हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, वेरी गुड, है ना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यस, लास्ट वन में आएगा, इनको तो प्लस करना है वसुंधरा और आउट को माइनस करना है, ओके, इनको आप प्लस कीजिए। यस, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, यस वेरी गुड कामिनी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज शत्रुपा, ये अपने पास में ऑप्शंस में नहीं हुआ तो, यस वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड वेरी गुड, यस अदर्स, रुको रुको प्रियंका, मैं वापस लिखती हूँ, है ना, देखो आप ऐसे लिखो, नेचुरल ग्रोथ, है ना, नेचुरल ग्रोथ में आएगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एक्चुअल एक्चुअल ग्रोथ रेट, ओके, एक्चुअल ग्रोथ में आएगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है, ठीक है, ओके। बताइए व्हाट इज ग्रोथ रेट, सॉरी व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, क्या समझते हो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से आप लोग, एक सिंगल टर्म में कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पूछ रही हूँ, आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन और नॉट। एक वर्ड दिया है मैंने आपको, नहीं मैंने आपको एक आप तो स्वाति कर, देखो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नहीं आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, देखो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ओके, इट मींस चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में और 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, ठीक है, कान खोल के सुनो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, या जनसंख्या का विकास का मतलब क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन किसी स्पेसिफिक एरिया या स्थान की मैं बात करूं, किसी विशेष स्थान के 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, है ना, 2 पॉइंट ऑफ टाइम का बीच का मतलब होता है कि आप कोई 2 साल या 2 दशक ले रहे हो, या आप 2 साल 2 दशक जो भी आपको लेना है, पर 2 टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1981 से 1971 लिया, है ना, या मैंने 1971 से और आगे तक लिया,
ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन क्या हुआ, ग्रोथ इन पॉपुलेशन का मतलब हुआ चेंजेस इन पॉपुलेशन, किसी स्पेसिफिक या विशेष स्थान के में जनसंख्या का परिवर्तन दो समय बिंदु के बीच में, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, है ना। तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई इतना डिफरेंस आया है। ओके, तभी यू कैन गेट टू नो कि भाई तब इतना डिफरेंस आया। ओके, और अगर मैं बोलूं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं उसमें रेट डाल दूं तो, अगर मैं उसमें रेट डाल दूं तो उसका क्या मतलब होगा। अगर मैं बोलूं व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो क्या समझोगे, हाँ, ग्रोथ रेट से क्या समझोगे, ग्रोथ रेट से क्या समझोगे। अगर मैंने दर जोड़ दी तो, यस कम ऑन, अगर मैंने दर जोड़ दी, सब भूल जाओ, है ना, मैंने दर जोड़ दी। मैंने बोला था ना ये सिंपल सिंपल टर्म्स हमें कंफ्यूज करते हैं। चलो आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब फिर सुनो, देखो अगर मैं दर जोड़ दूं, ग्रोथ रेट बोल दूं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब चेंजेस इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन। पर अगर मैं ग्रोथ रेट बोल रही हूं, अगर मैं दर बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है वो अगर हम परसेंटेजेस में या प्रतिशत में एक्सप्रेस करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वो दर कहलाती है ना। अब आप बोल रहे हो ग्रोथ का मतलब होता है परिवर्तन, अगर वो परिवर्तन परसेंटेजेस में अगर आप बता रहे हो या प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हो, उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं, है ना। अब 1981 से 20 में इतना भी चेंजेस आएगा, वो आप बोलोगे इतना परसेंट, तो वो जो परसेंट आया है, वो जो प्रतिशत आया है, वो दर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो दर कहलाता है। ठीक है, क्या ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ फिर से बताऊं अनु, देखो अनु, कोई तुमसे बोलेगा जनसंख्या का विकास, अगर सिर्फ ये पूछा, है ना, जनसंख्या का विकास, तो आप बोलोगी जनसंख्या का विकास का मतलब है जनसंख्या में परिवर्तन। ओके, पर अगर कोई ये पूछे कि जनसंख्या में जो विकास हो रहा है, विकास दर क्या है, तो विकास दर का मतलब है वो जो परिवर्तन हुआ है जनसंख्या में, जब आप उसको प्रतिशत से या परसेंटेज से बताती हो, वो ग्रोथ रेट कहलाती है। ठीक है, वो ग्रोथ रेट कहलाती है। ओके, सो मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड। ओके, ये क्या करोगे, दिमाग में इसको क्लियर रखोगे, आप इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि इस पे बड़े सवाल आते हैं, है ना। यस यस तरुणा, ओके, इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं और हम बहुत फंबल करते हैं। ओके, चलो वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है ये डिस्कस करूं मैं तुमसे कि इतनी जनसंख्या यहाँ है, इतनी जनसंख्या यहाँ है, उसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दैट्स अ फैक्ट्स, वो आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। बट दिस थिंग्स आई हैव टू मेक अ क्लियर, बिकॉज इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अब मुझे बताओ पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सकारात्मक जनसंख्या विकास। और जनसंख्या का जब हम विकास की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना 2 पॉइंट ऑफ टाइम, इसको दिमाग में डाल लेना। 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूं, कृपया करके इस 2 पॉइंट ऑफ टाइम को कोई नहीं भूलेगा, है ना। भाई क्या दो समय के बीच में जो परिवर्तन आया है, दो समय के बीच में परिवर्तन की जो दर है वो ग्रोथ है ना। तो वो दो समय का जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ओके, हाँ, यस, तो दैट इज वेरी सिंपल। पॉजिटिव का मतलब होता है जब आपकी बर्थ रेट ज्यादा होती है ना, जब आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो क्या होंगे, वो जब ज्यादा होते हैं मरने वालों से, वो पॉजिटिव होती है। ओके, और इसकी उल्टी क्या होती है, इसकी उल्टी नेगेटिव होती है। ओके, तो जो कि क्या बताती है, जो कि ये बताती है कि कितनी ज्यादा आपके पास में क्या आई है, कितनी ज्यादा आपके पर डेथ रेट हो रही है। जब डेथ रेट हाई होती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, और जब बर्थ रेट आपकी हाई हो जाती है तो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, यस,
ये टर्म्स आप नहीं बोलेंगे। चलो फटाफट से एक बार मुझे एक्चुअल बर्थ रेट बताओ, सॉरी एक्चुअल ग्रोथ बताओ। व्हाट इज एक्चुअल, या जो आपकी सच में जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्चुअल ग्रोथ? फटाफट बताएंगे। इतना टाइम तो ना ले सकते हम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जितने बच्चे मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं ना, जो मकरापना दिखा रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। सो दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। क्या बात है निशा, वेरी गुड। And Tanisha, just give me one day. I was very busy from few days. I'll send you that, okay? जो तुमने मुझे बोला था, I'll send you that, okay? Yes, yes, great. चल, great. Okay, so here you can find out जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशंस है। ओके, यस, सो दैट यू, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। सो कुछ चीजें होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं। सो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, किस काम? मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बट आई हैव अ गुड नेटवर्क। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर फेसिंग द नेटवर्क इश्यूज। एक बार रिफ्रेश करो। धर्मेंद्र, अगर प्रॉब्लम आती है ना तो या तो रिफ्रेश करना चाहिए या क्लास को छोड़ के वापस ज्वाइन कर लो, है ना। एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, जब हम कोरोना में थे, जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने बच्चों को एक चीज बोली थी, सबसे पहला काम है अपने घर का या जहां भी रहते हो ना, उसका वो कोना ढूंढो जहां सबसे ज्यादा नेटवर्क आता है। ये भी बहुत बड़ी सी एक उपलब्धि अगर आप प्राप्त कर पाए इसको, तो है ना। तो अपने घर का एक एक कोना, आप लैपटॉप, फोन, जो भी आप यूटिलाइज करते हो, उसको लेकर ना पूरे घर में घूमो। जहां सबसे ज्यादा नेटवर्क आता हो ना, वही आपका फिक्स है, वही पढ़ना है आपको, क्योंकि ये इश्यूज तो रहेंगे ऑनलाइन में अदरवाइज, है ना। सबसे बड़ा काम है एक एक कोना ढूंढना। And I am using Airtel only, Tanisha. पर हाँ, हमारे तो ये तो खैर लैंड केबल से चल रहा है, बट हाँ, तो ये भी सब कर लीजिएगा। ओके, चलिए। सो व्हेन इट कम्स ओवर पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज, इफ यू कुड से, तो ये सबको पता है कि एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यस, द्वारका में मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तनिषा। हाँ, सो आप देखेंगे, सो दैट इज बिकॉज यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे इंडिया है। ओके, इन दो की वजह से यू कैन फाइंड आउट कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको नो डाउट आपको एशिया में देखने को मिलेगी। ओके, एशिया के बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट जो आपको जनसंख्या है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी, है ना। कॉन्टिनेंट वाइज मैं आपको बता रही हूँ। और अफ्रीका के बाद जो आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी, सो दैट वुड बी इन यूरोप। ओके, तो सबसे पहले आएगा आपका एशिया, एशिया के बाद आएगा आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपको मिलेगा क्या, यूरोप। ठीक है, फिर यूरोप के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरोप के बाद यू कैन फाइंड आउट, हाँ, यूरोप के बाद दिस वुड बी नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद आपका साउथ अमेरिका। ओके, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट बाकी के आपके जो देश हैं वो आ जाएंगे, जैसे आपके ओशेनिया और ये सब चीजें आ जाएंगी। ओशेनिया है, एंटार्क्टिका है, वो सब आ जाएंगे। ओके, सो दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन फाइंड आउट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, सो वो रीजन जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलेगी, एशिया में तो नो डाउट, क्योंकि चाइना और इंडिया है, इस वजह से आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंट वाइज है ना, पर इस तरह के क्वेश्चंस कम एक्सपेक्ट करना, इतने लड्डू क्वेश्चंस नहीं देता। आप क्वेश्चन पूछा गया था, पर बहुत रेयर होता है कामिनी इतने प्यारे क्वेश्चंस पूछ लें। हाँ, पर क्या होता है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो 10 सवाल तो ऐसे होते हैं जो जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉलेज बेस्ड होते हैं। हायर फिर हायर फिर हायर ऐसे चले जाते हैं।
ठीक है, इसको याद रखेंगे कौन सा क्वेश्चन, और इसके परसेंटेजेस भी आपको याद रखने होंगे। ओके, किसमें कितना परसेंटेजेस। फर्स्ट इज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यू कैन फाइंड आउट। ओके, यस। चलो, ओके, नाउ दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका वृद्धि का, आपकी ग्रोथ का सब क्षेत्रीय पैटर्न है ऑन द बेसिस ऑफ की डेवलप्ड कंट्रीज एंड, हाँ, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है शत्रुपा, एंड आपको उसके साथ परसेंटेजेस भी पता होने चाहिए, है ना। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जरूरी नहीं एशिया और अफ्रीका दिया जाए, यूरोप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर यूरोप से स्टार्ट नहीं करे, हो सकता है ओशेनिया दे दें, अंटार्कटिका दे दें, है ना। तो क्वेश्चन हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचा करो, है ना, कि एशिया अफ्रीका हटा दिया आपको, या मैं बोलूं आपको यूरोप पिक कर लिया, बीच में से यूरोप उठा लिया, यूरोप के बाद हो सकता है बीच में से नॉर्थ अमेरिका उठा लिया, फिर आपका सीधा ओशेनिया उठा लिया, इस तरीके से। तो आप अगर परसेंटेजेस याद कर लेंगे तो आपको क्रम बैठाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने इसी क्रम में याद करा और फिर आपको ये याद नहीं रहा किसकी क्या परसेंटेजेस है, तो आप भूल सकते हैं, है ना। तो बेटर शुड गो फॉर द परसेंटेजेस, क्योंकि बीच बीच में से उठा के कोई भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। ओके, चलिए, सो अब हम आते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये है आपके विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज में हम बात कर रहे हैं। इफ यू वांट टू सी द इंग्लिश वाली स्लाइड, प्लीज डू टेल मी, मैं इंग्लिश वाली स्लाइड चला दूंगी। ओके, तो ये है आपका विकसित देशों का हाल, है ना। पहले वाली स्लाइड कौन सी बेटा, अच्छा ये नोट्स में है अनु, डोंट वरी, दिस इज इन द नोट्स, परेशान ना हो, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, है ना, ये नोट्स में है, ये आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से हमने क्या माना हुआ है, ग्रोथ रेट को डिवाइड किया हुआ है ना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ रेट बहुत कम है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉपुलेशन में परिवर्तन आ रहा है, वो बहुत ही कम दर पे हो रहा है ना। कम दर पे होने का मतलब क्या है कि उनकी जो ग्रोथ है वो 1% से भी कम है। डेवलप्ड कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, इसका मतलब 1% से भी कम। 1% होने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे इन विकसित देशों की या विकास जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो कहाँ चली जाएगी, वो एक जगह पे आके आपकी स्थिर हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, जहां हम बोलते हैं ना जीरो पॉपुलेशन, जब बर्थ रेट और डेथ रेट हो जाती है, और उसके बाद वो नेगेटिव में जाने लग जाएगी। और अगर नेगेटिव में जाने लग जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब आपके यहाँ पे ग्रोथ रेट, मतलब बर्थ रेट कम हो गई है और डेथ रेट हम एक्सीड कर गए हैं, है ना। तो जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं या विकसित देश जो हैं, वहां पे ग्रोथ रेट 1% है। और अगर मैं बोलूं कि देश को चलाने के लिए या किसी भी जगह को चलाने के लिए एटलीस्ट आपको 1.2%, 1.2% का दर चाहिए होता है ना। इसका मतलब है एक रिप्लेसमेंट नंबर है, जिससे कि आपकी जनसंख्या कभी भी नेगेटिव में ना जाए, ठीक है। तो जितने भी आपके विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, सॉरी, विकसित देशों में 1.2% अगर ग्रोथ रेट रहेगी तो क्या होगा, वो उस रिप्लेसमेंट लेवल पे रहेंगे जहां पे आपकी नेगेटिव ग्रोथ नहीं जाएगी, या मैं बोलूं वो स्टेगनेट होने के बाद, मतलब वो स्थिर होने के बाद वो आपकी नकारात्मक जनसंख्या विकास नहीं होगा। क्योंकि अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, मतलब नए तो नहीं पैदा हो रहे, पर पुराने जो बुढ़े हैं वो फिर क्या हो गए, जो बुजुर्ग हैं वो एक स्तर पे आएंगे, फिर वो गिरने लगेंगे, मतलब उनकी डेथ होने लगेगी, और उनकी डेथ के बाद आपकी जनसंख्या नेगेटिव में चली जाने लगेगी, और नेगेटिव में पॉपुलेशन का जाना बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है ना। सो दैट वी नीड कितनी, तो इस स्टेज को क्लार्क ने सुसाइडल स्टेज बोला है ना। क्लार्क जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, उन्होंने इस स्टेज को, क्लार्क ने सुसाइडल स्टेज बोला, आत्महत्या वाली स्थिति है ये, है ना। दिस इज यूनिट 5, है ना। ये आत्महत्या वाली आपकी स्टेज है, क्यों, क्योंकि आपकी जनसंख्या का विकास अब नकारात्मकता की ओर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। दैट इज, देखो तो देखो 15 साल वाले जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कम है ना। 15 साल वाले कम होने का मतलब क्या हो गया, साफ साफ बर्थ रेट का कम होना, साफ साफ बर्थ रेट का कम होना, है ना। उसके ऊपर वाले आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जनसंख्या रुक गई है, इसके बाद ये लोग बुढ़े हो जाएंगे और उसके बाद डेथ होने लगेगी, तो ये स्टेगनेंसी आ गई, स्थिरता आ गई है जनसंख्या में।
और जनसंख्या में स्थिरता आना इज नॉट अ गुड साइन, है ना। इसलिए इंडिया के एवरेज में भी मैं आपको बोल रही हूँ कि नो डाउट हमारी जनसंख्या अभी 141 हो गई है और हम बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं, पर अब अगर आप रेट देखोगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 5 से अब 2 पे आ गए एवरेज बच्चे, इसका मतलब हम भी अब उस स्तर पे जा रहे हैं जहां हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3rd स्टेज से 4 पे आएंगे। 4 का मतलब क्या हो गया, जहां मैं बोलूं हम जीरो पॉपुलेशन की सिचुएशन में आएंगे, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट को इक्वल हो जाएगा, है ना। ये सोचने में ऐसा लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, पर एज इन आप देखोगे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में है, मतलब जहां दर कम हो रही है, तो वहां पे हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है। पर इंडिया के साथ भी ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो हमें जनसंख्या बढ़ती नजर आ रही है, पर यस हम भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अगर ग्रोथ रेट कम होती, 2 बच्चे, अब 2 के बाद क्या होगा, 1, तो हमारी भी तो ग्रोथ रेट कितनी कम हो जाएगी, तो वही जो मैंने बोला नेगेटिव ग्रोथ रेट या स्टेगनेंसी आ जाएगी, स्थिरता, और वो अच्छी नहीं है। तो ये ना एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, है ना, कि एज एन जैसे जनसंख्या हमारी रिलीज हुई थी और हम चाइना को सरपास कर गए, हमने बोला हम इतने हो गए हैं, है ना, हम 141 करोड़ हो गए हैं, इतने सारे। पर अगर आप इसको रिलेट करो ग्रोथ रेट से, क्योंकि नोबडी इज रिलेटिंग विद द ग्रोथ रेट, अगर आप इसको ग्रोथ रेट से करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस इज नॉट गुड। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और अब हम इतने पे आ गए हैं, तो वो हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3rd स्टेज से 4th स्टेज में ला देगा, है ना। पढ़ते हम 4 ही स्टेजेस हैं, 4 स्टेज में हम स्टेगनेंसी तक पढ़ते हैं कि स्थिरता ला दी हमने, जीरो पॉपुलेशन, पर अगर आप देखोगे ना 4 के बाद अपने आप वो एक फॉल दिखने लगता है नेगेटिव वाला, एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट इज नॉट गुड। नेगेटिव ग्रोथ रेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको उठाने में बहुत ज्यादा क्या लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो जो डेवलप कंट्रीज है वहां अगर 1% है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें 1.2 चाहिए, तब वो सिचुएशन में आएंगी जहां पॉपुलेशन को हम मेंटेन करके चल सके, ओके। तो यहाँ पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो रही, और इसका उल्टा आपको मतलब बहुत ज्यादा भिन्नताएं या वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे किस जगह पर, उन आपके जितने भी विकासशील देश हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया देख लो, अफ्रीका देख लो, है ना, या पाकिस्तान, नेपाल, जो एशिया की अगर आप बात करते हो, या आप नीचे अगर आप आओगे साउथ अमेरिकन कुछ अगर आप कंट्रीज की बात करोगे, तो यहाँ पे बहुत अतः आपको क्या मिलेगा, शार्प डिवीजन मिलेगा ना। कहीं पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और वहीं पे कहीं पे ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो जहां मैंने बोला कि डेवलप कंट्रीज में एवरेज 1% है, वहीं पे अगर मैं विकासशील देशों की बात करूं, है ना, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज में सिचुएशन बहुत वर्स्ट है ना, अजीब सी सिचुएशन है। सी देखो, अब इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो एक्सप्लोसिव, इसका मतलब विस्फोटक, जिसमें जनसंख्या का जो विकास दर है वो 3% से ज्यादा है, और वो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पे 3% से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो देश जहां पे आपको ग्रोथ रेट जो है वो 2 से 3% देखने को मिलेगी, कितनी, 2 से 3%, और वो हो गया आपका जैसे पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, ठीक है। अब देखो इंडिया, इंडिया आती है आपकी मध्य विकास दर पे, जो कि 1 से 2% है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। 1 से 2% में हमने इंडिया और इजिप्ट जैसी कंट्रीज ली हैं। सो आई एम मोर कंसर्न अबाउट इंडिया। तो हमें लग रहा है जनसंख्या बढ़ रही है, पर दर देखो आप हमारी कितनी कम हो गई है ना। एंड उसमें से भी जो लास्ट आपके विकासशील देश जो हैं वो कौन से हैं, जिनकी ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, सुस्त पड़ गई, स्लो, जहाँ पे आपको 0 से 1% दिख रही है ना, जो कि हो गया आपके जैसे अर्जेंटीना एंड चाइना, है ना। चाइना ने तो डेलिबरेटली किया हुआ है, ठीक है ना। अब उन्होंने वो 1 चाइल्ड पॉलिसी वापस ले रही है, पर हाँ दर कम हो गई है ना, क्योंकि इतना आप रोकोगे तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी में कम आपके फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज मोर कंसर्न। तो इस तरीके से आप देखोगे तो रीजनल डेवलपमेंट या पैटर्न्स में चेंजेस हैं, एंड ग्रोथ रेट इज दैट जो कि पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट की, मैं ग्रोथ रेट की बात नहीं करी, पॉपुलेशन की, तो आपको अगर बच्चे हैं तो आपको वर्किंग क्लास मिलेगी, है ना, जो यंग पॉपुलेशन होती है जिसको वर्किंग क्लास बोलते हैं, वो देखने को मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज दैट डे वुड बी द प्रॉब्लम, क्योंकि फिर क्या होंगे, बुजुर्ग ज्यादा मिलेंगे, और अगर बुजुर्ग ज्यादा मिलेंगे तो बुजुर्ग के ज्यादा मिलने का मतलब क्या हो गया कि डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है।
60 के प्लस वाले लोग अगर ज्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स दैट आपको पेंशन देनी पड़ेगी, आपको मेडिकल क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है ना, हर चीज में कंसेशन देना पड़ेगा। और अगर ये जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है ना, जैसे मैं बोलूं, जैसे जापान में आपको पता है ऐसा है, इंडिया में ऐसा हुआ तो इंडिया की सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं है, और अगर इतना बोझ हमारे पे आया तो हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, है ना, हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। इसीलिए अगर बर्थ रेट ठीक है तो आपको वर्किंग पॉपुलेशन मिलेगी, जो हम बोलते हैं 15 से 59 जो होती है ना। अब ये याद रखना, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वो हर प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अलग अलग भी कर दी, रिटायरमेंट की एज के हिसाब से, कहीं पे 62 मिलेगी, कहीं पे 65 मिलेगी। तो अगर आप इसको इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ोगे तो ये बहुत फ्लक्चुएट करती है ना, कि इस डिपार्टमेंट में इतनी है, इस डिपार्टमेंट में इतनी है, पर ऑन एन एवरेज हम कितनी लेते हैं, ऑन एन एवरेज हम 15 से 59 ईयर्स ही लेते हैं ना। पर विद डिपार्टमेंट थोड़ी थोड़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। तो कहीं अगर 62 पढ़ लो या कहीं पे 65 पढ़ लो तो ऐसे 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 मत फील करना कि ये क्या पढ़ लिया। दैट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की वो वर्किंग एज, रिटायरमेंट की एज जो होती है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, पर ऑन एन एवरेज हम इतनी लेते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 15 से 59 ईयर्स दे रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा हमें चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या दे रही है, वो हमें रेवेन्यू दे रही है, इनकम दे रही है ना। तो अगर बुजुर्ग बढ़ गए तो हमारी क्या बढ़ेगा, डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और अगर वो डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई सो दैट वुड अफेक्टिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, तो ग्रोथ रेट जो होती है वो 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, है ना, या 2 से भी नीचे नहीं जानी चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। 2 तक रहे या 2 से ऊपर रहे तो दैट वुड बी गुड। तो इंडिया के साथ भी वो सीन हो रहा है। ओके, सो दैट वुड बी द रीजनल पैटर्न। अगर आप देखोगे जो ग्रोथ रेट में जो अफेक्ट कर रहा है जनसंख्या को बहुत ज्यादा, है ना, एंड दैट वुड बी डिपेंड्स ऑन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। डिपेंडेंसी रेशियो के अलावा अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन को जो अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, ये सब है। इसके अलावा आपके पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं, वो भी काम करते हैं, जो हम हमेशा पढ़ते हैं ना माइग्रेशन में भी, वो पुश एंड पुल फैक्टर्स भी आपके बहुत ज्यादा काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन का ग्रोथ या पॉपुलेशन का विकास। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो ये चीजें आप नहीं भूलेंगे, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अब नेक्स्ट 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 जैसे भी पढ़ते चले जाओगे ना, अब उसके बाद इतने सारे फॉर्मूलाज आएंगे, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, क्रूड बर्थ रेट, डेथ बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी रेशियोज कितनी होती हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। सो एज एंड व्हेन हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो दैट इज द फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट है। एंड यस, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स डेली बेसिस पे पढ़ते रहना। कॉन्सेप्ट जो था इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो ग्रोथ का जो भी था, पर जितने भी फैक्ट्स होंगे ना वो प्लीज क्लियर रखना और एक जगह लिख के रखना, है ना। थोड़ा हैफजार्ड से थोड़ा मैनेज होके काम करना सीखें, एक जगह लिख के रख लेंगे, सो दैट वुड बी द ग्रेट हेल्प। अदरवाइज एक एक पन्ना ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती, ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, किसी को दुख है, तकलीफ है तो पूछ लीजिए। एंड जो मेरे न्यू कमर्स बच्चे हैं उनके लिए ये मेरा नंबर है, सो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे सो दैट आई कैन ऐड यू इन द ग्रुप। ओके, और पढ़ना